नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ऐसा देखा गया है कि बीजेपी को जब चुनाव में कड़ी टक्कर मिलती है कांग्रेस से या किसी पार्टी से, या यूं कहें बीजेपी एक मुश्किल विकेट पे होती है या उसके लिए चुनाव चैलेंजिंग हो जाता है, मुसीबत बन जाता है, तब आखिर में जाकर सांप्रदायिक कार्ड खेला जाता है और माहौल गर्म किया जाता है धीरे धीरे। और अक्सर माहौल गर्म करने के लिए इन साहब की एंट्री होती है। जी हाँ, सही पहचाना आपने, असद ओवैसी साहब। और ओवैसी साहब गुजरात पहुंच चुके हैं जहां बीजेपी वाकई मुश्किल में है और आजकल वो माहौल गर्म कर रहे हैं। एक रोड के कुत्ते की इज्जत है, मुसलमान की इज्जत नहीं है। तुम रोड पर लाकर सरे बाजार मुझे पीटते हो, मगर मारने वालों मारो, याद रखो तुम हजरत बिलाल को नहीं जानते। अब ऐसे समय में जब गुजरात में कांग्रेस गांव में बहुत तेजी से बढ़ रही हो और शहरों में आम आदमी पार्टी बीजेपी पे जबरदस्त हमला कर रही हो, यानी बीजेपी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की दो धारी तलवार में फंसी हो, ऐसे वक्त में, ऐसी ट्रायंगुलर फाइट में जहां बीजेपी मुसीबत में है, वहां ओवैसी साहब को जाने की क्या जरूरत है? वहां ओवैसी साहब 40-45 कंस्टिट्यूएंसी से सीट से अपने उम्मीदवार क्यों खड़ा करना चाहते हैं, क्यों वोट काटना चाहते हैं? कांग्रेस का या आपका एडवांटेज बीजेपी क्यों? अगर आप कहेंगे तो आपके इत्तेहाद की भीख मांगने में आपके दरमियान में आया हूं। मैं अपने लिए नहीं आया हूं गुजरात को, मैं इसलिए आया हूं कि आपके मसाइल हल हो जाएं। अब एक तरफ ओवैसी साहब मोदी को ललकारते हैं, अमित शाह को ललकारते हैं, आरएसएस को ललकारते हैं, कौम की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, मुसलमानों के हक की बात करते हैं, और दूसरी तरफ गुजरात में ये तस्वीर वायरल हो जाती है। और ये एक ऐसी तस्वीर है जो चौंकाने वाली है, खासकर अक़लियत के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए। एक ऐसी तस्वीर जहां कुछ कहने को बाकी नहीं बचा है। और ये तस्वीर अहमदाबाद की है। मेरी कोशिश होगी कि मैं अहमदाबाद के किसी ज़बरदस्त रिपोर्टर के साथ आपको सीधे जोड़ूं, उनकी बात करूं, लेकिन ये तो देख लीजिए कि तस्वीर में है कौन कौन। अब ये जो तस्वीर है, ये एक सीक्रेट मीटिंग की तस्वीर है, बंद दरवाजे में बैठक चल रही है और जो साहब इत्मीनान से बैठे हुए हैं वो साबिर काबलीवाला है। जी हाँ, साबिर काबलीवाला। और ये जो काबलीवाला साहब हैं ये ओवैसी के राइट हैंड मैन है, यानी गुजरात के AIM के प्रदेश अध्यक्ष। और ये बात किससे कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं अमित शाह के सबसे खास आदमी से, मोदी जी के सबसे खास आदमी से, जो अहमदाबाद के मेयर हैं, बड़े ताकतवर मेयर हैं, किरीट परमार साहब। तो एक तरफ ओवैसी साहब का दाहिना हाथ, दूसरी तरफ शाह साहब का दाहिना हाथ। एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ MIM है, और कुछ और बीजेपी के नेता हैं, और इसका खुलासा मीडिया ने किया है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं अमर उजाला में भी छपी है। और अमर उजाला के मुताबिक ये जो सीक्रेट मीटिंग है ये एक तरह की अंडरस्टैंडिंग है कि आगे अब क्या करना है, क्योंकि चुनाव मोदी जी को लग रहा है, शाह साहब को लग रहा है, फंसता चला जा रहा है। मैंने कहा था ना, दो धारी तलवार, गांव में कांग्रेस, शहर में आम आदमी पार्टी, और बीच में मोदी जी के अरमान, शाह साहब के हसरतें। तो ऐसी स्थिति में ये जो मीटिंग चल रही है, इस पर हम खुलासा जरूर करेंगे आज। और अहमदाबाद से एक बहुत ही ज़बरदस्त रिपोर्टर आज होंगे ग्राउंड ज़ीरो से। लेकिन कुछ और बातें भी करनी है कि क्या वाकई ओवैसी साहब कौम के लिए काम करते हैं, या कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग भी है बीजेपी से। अब दोस्तों, आप भी जानते हैं कि मुस्लिम इलाकों से जहां से MIM के उम्मीदवार, ओवैसी साहब के शागिर्द या उनके उम्मीदवार खड़े होते हैं, नुकसान किसका होता है, फ़ायदा किसका होता है? नुकसान तो उसी पार्टी का होता है जो मुखालिफ होती है बीजेपी की, उसी के वोट कटते हैं।
और एडवांटेज बीजेपी रहता है। उत्तर प्रदेश में आपने देखा, मैं उत्तर प्रदेश के डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन लब्बो लुआब ये है कि उत्तर प्रदेश में बहुत सी ऐसी सीटों से विपक्ष को हाथ धोना पड़ा जहाँ MIM 5,000, 6,000, 7,000 वोट ले गई। सवाल इस बात का है कि पहली बार विधानसभा में भाग्य क्यों आजमा रहे हैं। उस दौर में या उस वक्त ओवैसी साहब के कदम क्यों गुजरात में पड़े, जब फाइट गुजरात में बहुत ट्रायंगुलर थी, जब मोदी जी को पसीना आ रहा था और अमित शाह घबराए हुए थे। तो क्या मदद के लिए पहुंचे हैं या कौम के लिए पहुंचे हैं? सवाल एक चीज़ और है कि ये जो अचानक आपको दिखता है कि सभाएं होने लगीं या काबली वाला जो है ये हरकत में आ गए, या जैसा इंडियन एक्सप्रेस कह रहा है कि कम से कम 35 से 40 सीटों पर उम्मीदवार उतारना चाहते हैं, जहाँ जहाँ गुजरात में मुस्लिम पॉकेट्स हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये जो प्रयोग था गुजरात की हिंदू लेबोरेटरी में, जो प्रयोग था ओवैसी साहब का, ये साल भर पुराना है। और साल भर जब उन्होंने पहला प्रयोग किया तो सिविक पोल्स में किया, म्यूनिसिपैलिटी चुनाव में किया, 40 सीटों पर लड़े और 26 में जीत गए। अगर आप ये ग्राफिक देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ओवैसी साहब के भी जहन में क्या चल रहा है। जैसे गोधरा में 8 सीट ले गए, मुरासा में 9 ले गए, अहमदाबाद में 7 सीटें, भरूच में 1 सीट, और कई जगह उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। और शायद शाबाशी अब उनको मिली है कि अब वो आगे बढ़ें, क्योंकि कहीं ना कहीं दो धारी तलवार आपकी और कांग्रेस की, उसमें मोदी जी फंस गए। अब इससे पहले कि मैं पर्दा उठाऊं उस तस्वीर से और जो गुपचुप मीटिंग चल रही थी, मैं ये भी आपको बताना चाह रहा हूं कि ओवैसी साहब पर अमित शाह भी मेहरबान रहते हैं, बीजेपी भी मेहरबान रहती है, और जब भी मौका मिलता है तो आपस में बातचीत भी होती है और कहीं कहीं तो गले भी मिल जाते हैं। ये वीडियो देखिए, और ये वीडियो हैदराबाद का है। मैंने इस पर वीडियो बनाया था कुछ महीने पहले। अगर आपको डिटेल में जाना है तो आप इस पे लिंक में जा सकते हैं, पूरी कहानी समझ सकते हैं। लेकिन ये जो वीडियो है, ये जो रेड्डी साहब हैं, जी किशन रेड्डी जो आप देख रहे हैं, और बगल में जो इनके और बैठे हैं बंडारू दत्तात्रेय, ये दोनों बीजेपी के बड़े नेता हैं, अमित शाह के खास हैं। और ओवैसी साहब इसी मीटिंग में इनसे गले मिल रहे हैं। यकीन मुझ पर ना हो तो वीडियो पे यकीन कर लीजिए। अब एक महफिल में रेड्डी साहब से जिस तरह से अकेले जाकर ओवैसी साहब बात कर रही हैं, जो रेड्डी साहब हैं ये अमित शाह के सबसे खास आदमी हैं, और पहले ये अमित शाह के मंत्रालय में थे और आज ये मंत्री हैं, इनके पास टूरिज़्म जैसे मंत्रालय हैं। तो कहाँ चेला मेहरबान है तो गुरु फिर कैसे मेहरबान ना हो। इससे पहले कि अमित शाह की हम नज़दीकी दिखाएं, अमित शाह की बात सुन रहे, क्या कह रहे हैं। हमारे पास जो मौखिक सूचनाएं श्री ओवैसी के द्वारा भेजी गई, उन्होंने अभी भी सुरक्षा लेने से इनकार किया है। मैं सदन के माध्यम से श्री ओवैसी को विनती करना चाहूंगा कि वो तत्काल सुरक्षा ले ले और हम सबकी चिंता का समाधान करें। अब यूं तो अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं, आए दिन वो विपक्ष के नेताओं की सिक्योरिटी कम करते रहते हैं, विड्रॉ करते रहते हैं, और बड़ी शिकायत रहती है उनके साथ विपक्ष की। लेकिन यहाँ पर जो विपक्ष के नेता हैं ओवैसी साहब, उनको सिक्योरिटी देना चाह रहे हैं, उनकी हिफाजत के लिए बड़ा बेचैन है, बड़ा आप कह सकते हैं परेशान से हैं अमित शाह। और वो किसी बंद कमरे में नहीं बोल रहे, वो फ्लोर ऑफ द हाउस लोकसभा में कह रहे हैं कि हमें बड़ी चिंता है आपकी। फिर से सुन लीजिए एक बार, कितनी चिंता है ओवैसी साहब की शाह साहब को। मैं सदन के माध्यम से श्री ओवैसी को विनती करना चाहूंगा कि वो तत्काल सुरक्षा ले ले और हम सबकी चिंता का समाधान करें। अब ऐसा कहा जा रहा है, मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन ऐसी बात सुनने में आ रही है कि बीजेपी चाहती है कि MIM यानी ये जो साबिर काबली वाला है, ये उन जगहों पर अपने उम्मीदवार दें MIM के, जहां पर कांग्रेस कम मार्जिन से जीती थी, या जहां 20 से 30% में हार जीत होती है, और अगर मुसलमानों के कुछ वोट वहां काट दिए जाएं तो बीजेपी को लाभ मिल सकता है। इस तरह की बात चल रही है और ये प्लानिंग है। इसीलिए इंडियन एक्सप्रेस ने ये स्टोरी करी कि कुल कितने सीटों पर कहां कहां उम्मीदवार खड़ा करना चाहते हैं ओवैसी। बहरहाल ज़मीनी हकीकत क्या है, वाकई
वो जो तस्वीर आपने देखी, वो जो सीक्रेट मीटिंग थी, उसमें काबलीवाला से क्या कहा जा रहा है, क्या बातचीत चल रही है, अमित शाह के खास आदमियों में और ओवैसी साहब के खास आदमियों में जो मीटिंग है, या वो मीटिंग वाकई किसी एनवायरनमेंट इशू को लेकर थी, क्या सच है, क्या सच है, इसको जानने के लिए हम अहमदाबाद चलते हैं। और अहमदाबाद में गिरीश जोशी जी हैं। गिरीश जोशी मेरे साथ आज तक में थे और काफ़ी समय हम लोग ने रिपोर्टिंग करी, और आज की तारीख में वो एक ऐसे रिपोर्टर हैं गुजरात में जो बड़ा बेखौफ बोलते हैं और आपको पूरी तरह से इत्मीनान होगा, आपको भरोसा होगा कि वो सही बोल रहे हैं। सुनते हैं जोशी जी को। गिरीश भाई, जो पहला सवाल है वो ये है कि आजकल एक तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है गुजरात में, और वो तस्वीर है MIM, असद ओवैसी जी की पार्टी MIM और बीजेपी के नेताओं की। और ये इसमें MIM के जो गुजरात के अध्यक्ष हैं साबिर काबलीवाला, वो बैठे हुए हैं, साथ में आपके अहमदाबाद के बीजेपी के मेयर बैठे हुए हैं, एक और नेता हैं धर्मेंद्र शाह बीजेपी के, वो बैठे हुए हैं। तो इधर इलेक्शन चल रहा है और इधर ओवैसी और बीजेपी, यानी इन लोगों की मुलाकातें हो रही हैं, गुपचुप मुलाकातें हो रही हैं। ये माजरा क्या है? सर, इसमें जैसे सरफेस पे बताया गया कि कोई ग्रीन प्रोग्राम जो था उसके बारे में, ये एनवायरनमेंट के अच्छे प्रोजेक्ट्स को शुरू करने के लिए ये इनका जो फेज पे जी जी। था। लेकिन फैक्ट ये है कि आप अगर 2017 का इलेक्शन देखें, ये कांग्रेस से एक्स MLA रह चुके हैं, सबीर काबलीवाल जो है वो, और वो जी करीब 65% वोट ले गए थे टोटल। तो वो जो मुस्लिम एरिया है वहां पर कांग्रेस का ये पहले ही से बड़ा होल्ड रहा है, और वहां पे और किसी को एंट्री लेना अशोक भट्ट के अलावा पास्ट में बड़ा मुश्किल था। इसका इनका बेटा इस टाइम था, उसको करीब 45,000 वोट्स मिले थे, और ये सबीर जी को अराउंड 75,000। अब ये सीधा गिनती ये है कि अगर वो 30,000 वोट का जो डिफरेंस अगर ये डिवाइड हो जाता है, तो ये कोशिश अभी जो पब्लिक से जो जानकारी मिल रही है कि वो तो एक पॉल्यूशन के बारे में मीटिंग का जो एक मुखौटा था, हकीकत में ये था कि किसी भी तरह से अगर सबीर को मनाया जाता है और वो किसी भी कैंडिडेट को यहाँ फील्ड करवा देते हैं मुस्लिम्स को, और मुस्लिम के वोट्स अगर 30,000 वोट्स में अगर टूटते हैं तो दिस इज एडवांटेज बीजेपी। इसके अलावा और कोई यहाँ गिनती हो नहीं सकती। लेकिन एक चीज और मैं देख रहा हूँ कि अभी तक जो इलेक्शन का सिनेरियो था गुजरात में, उसमें आम आदमी पार्टी जो है वो काफी तेजी से बढ़ रही थी, और कांग्रेस भी पिछले आप कह सकते हैं कि 15-20 दिनों में उसने एक बाउंस बैक किया है गुजरात में, और ये मोदी जी ने खुद एक्सेप्ट किया। तो जब एक ट्रायंगुलर फाइट हो रही है, उस बीच ये जो चौथा खिलाड़ी है, ये क्या अमित शाह और मोदी जी के मेहमान बन के उतरे हैं ओवैसी साहब? क्योंकि हमें जो खबर मिल रही है दिल्ली में, आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे गुजरात में, हमें खबर ये मिल रही है कि ओवैसी साहब का अब इरादा है कि तकरीबन 35-40 सीटों पर वो MIM उतारना चाहते हैं। यानी जहां जहां मुस्लिम पॉकेट हैं गुजरात में, और जहां कांग्रेस मजबूत है या आम आदमी पार्टी कुछ कर सकती है, वहां बीजेपी को फायदा देने के लिए 35-40 सीटों पे ही उतरने जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये पहली बार विधानसभा में ओवैसी कदम रख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो लोगों से आपकी बातचीत होती है, तमाम मुस्लिम नेताओं से आपकी बातचीत होती है, बहुत से मुस्लिम इलाकों में जो बहुत मोअज़्ज़िज़ लोग हैं वो आपके टच में होंगे अहमदाबाद में, उनका क्या कहना है कि ये जो ओवैसी साहब जो है मेहमान बन के आए हैं, या वाकई इनको कौम की चिंता है? वैसे अगर शॉर्ट में कहें तो ये इनको हर जगह वहीं पे भेजा जाता है जहाँ पे ये संकट मोचन का रोल लगा रहता है इनका। कहीं पर भाजपा भी के जहाँ पर जी सर, ये 15-20 हजार वोट के मार्जिन से अगर कहीं पर भी डिफरेंस आ रहा है, तो वहां पर ये हमेशा कोशिश करते हैं कि अगर 50% वोट भी कट गए कांग्रेस के, तो ये डायरेक्ट एडवांटेज बीजेपी हो जाता है, क्योंकि इसमें और कोई होता नहीं है फील्ड में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो इलाका है खाड़िया का, यहाँ पर ये ज्यादातर छिपा एक कम्युनिटी है जो ये छपाई वगैरह का काम करते थे। वो ज्यादातर बिजनेसमैन है, दे आर मोस्टली इंटेलेक्चुअल्स। तो यहाँ पर ये अगर और कोई भी किसी भी रीजन से अगर ये कैंडिडेट फील्ड करते हैं, ही विल डेफिनेटली फेल, क्योंकि वहां पे वो रीजनिंग के बगैर वोटिंग नहीं करते हैं, और ये हमेशा से ही कांग्रेस का गढ़ रहा है। आपको एक चीज बता दूं तो ओवरऑल अगर सिनेरियो आप देखो, तो मेरे को नील आर्मस्ट्रांग का एक बहुत वाक्य अच्छा याद आ रहा है कि वी ट्राइड अवर हार्ड नॉट टू बी ओवर कॉन्फिडेंट।
बिकॉज व्हेन यू आर ओवर कॉन्फिडेंट समथिंग स्नैप्स अप एंड बाइट्स यू। ये दोनों में ये हो गया है कि जब रथ यात्रा चली तब कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंट थी, अब ये पद यात्रा निकली है तो भाजपा ओवर कॉन्फिडेंट थी, और दे हैव बीन कॉट बिटवीन द डेविल एंड द सी। तो एक इसका चीज और, एडवांटेज। जी जी सर। जी गिरीश जी, एक चीज और मैं पूछना चाह रहा था। मैं अभी सीटें देख रहा था, और हालांकि पहली बार जो है ओवैसी साहब विधानसभा चुनाव कंटेस्ट कर रहे हैं गुजरात में, लेकिन पिछले साल लगता है उन्होंने तैयारी कर ली थी, शाह साहब से कोई उनकी बातचीत हो चुकी थी, और वो सबसे पहले लिटमस टेस्ट के लिए वो सिविक पोल्स में म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव में आए। उन्होंने मोडासा से 9 सीटें जीती, गोधरा वहां पर 8 सीट जीती, भरूच से 1 सीट जीती, अहमदाबाद से 7 सीट जीती, तकरीबन 26 सीटें उन्होंने जीती हैं। अहमदाबाद भी जिसमें है, अहमदाबाद के बाहर के इलाके भी हैं, और सूरत में भी मुस्लिम्स हैं, भरूच में भी हैं, बड़ौदा में भी, और भी जगह है, अहमदाबाद में तो हैं ही। मेरा ये कहना है कि ये आपको लगता है कि एक सोची समझी एक प्लान था जहां पर ओवैसी को लास्ट मोमेंट पे लाना था, और बीजेपी को लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोट की जो मार्जिन जो कांग्रेस को फायदा मिलता उसको वो कहीं ना कहीं रिड्यूस करेंगे। ये स्ट्रैटेजी आपको क्या लगती, कहीं ना कहीं आपको मिली भगत लगती है? सर सरफेस इसकी अगर फेस वैल्यू पे आप जाओ तो बिल्कुल यही है कि इनकी एंट्री, आपका जब से दबदबा बढ़ने लगा है तब से इनकी एंट्री होने लगी है, और ये बिल्कुल उसी इलाके को पिक एंड चूज कर रहे हैं जहां पर मार्जिन बहुत कम है। यहाँ पर सीधा सा हिसाब है कि जो 20% फ्लोटिंग वोट है उसी पे पूरी गुजरात में गेम चलती है। जो कमिटेड वोट कांग्रेस के हैं वो कांग्रेस के आज भी हैं, जो भाजपा के हैं वो भाजपा के हैं। जो फ्लोटिंग वोट्स हैं उसमें अगर आप कोशिश कर रहा है तो 100% ये होगा कि एडवांटेज बीजेपी नहीं हो सकता है। अब उसको काटना है तो ओवैसी, अभी आप देखिएगा कि वो लोग शॉर्ट लिस्ट करके जो भी टेरिटरीज उठाएंगे वो वही उठाएंगे जहां पे बहुत कम मार्जिन में हार जीत की गेम हुई थी। तो ये इनके जो सिलेक्शंस है उसी से पता चल जाएगा इनकी इंटेंशंस क्या है। आपको क्या लगता है कि जो आपकी मुस्लिम पत्रकारों से बात हो रही है या जो मुस्लिम समाज पे नजर रखते हैं, हालांकि आपकी भी गुजरात के मुस्लिम्स में अच्छी खासी पैठ है, उनका क्या फीडबैक है? उनको क्या ये चीज अच्छी लग रही है? हालांकि ओवैसी नहीं मानते, ओवैसी कहते हैं कि साहब हम तो सेवा करने आ रहे हैं, हम तो मोदी से लड़ने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इम्पैक्ट होगा कहीं ना कहीं, ये जो विपक्ष है उसकी मार्जिन को रिड्यूस करेंगे ओवैसी साहब? सर वैसे अगर पूरी हिस्ट्री जैसे हम लोग फॉलो करते हैं तो गुजरात के अंदर बीजेपी और कांग्रेस के अलावा जो भी थर्ड पार्टी आई है वो कभी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रही है। आप पूरा देख लीजिए, काफी थर्ड पार्टी एनसीपी भी आई थी, फिर इन्होंने केशुबा भाई ने भी जो पार्टियां बनाई थी वो काफी उन्होंने प्रोपोगंडा वगैरह भी किया। वो लोग पब्लिक के मुद्दे को टच भी करते थे। तो केजरीवाल के किस्से में भी है कि ये टच तो कर रहे हैं, लेकिन जब डिसीजन आते हैं तब कम्युनलिज्म उसके ऊपर हावी हो जाता है। नहीं, लेकिन लेकिन मुस्लिम्स में इस ऐसा है। बीच जी सर। एमआईएम को लाना, भाई देखिए कहीं ना कहीं गुजरात में जो बैकड्रॉप है, हमने देखा है अक्सर भाजपा ने आखिरी टाइम पे पोलराइजेशन किया है, और अगर पोलराइजेशन होता है, हिंदू मुस्लिम होता है, ऐसे में ओवैसी अगर 40 या 35 या इतनी सीटों से लड़ रहे हैं तो फिर क्या होगा, मंजर क्या होगा? व्हाट विल बी द फाइनल सिनेरियो? व्हाट यू थिंक, हाउ मच ही विल डेंट कांग्रेस? He will definitely dent. That is what I said. Once he starts picking up the constituencies, वहीं से इनकी इंटेंशन समझ आ रही कि ये वही कॉन्स्टिट्यूएंसी पिक करेंगे जहां पर मार्जिन 30% से हुआ था। जहां पे 50-60% से कांग्रेस जीती थी वो उस जगह पे ये अपना कैंडिडेट फाइल नहीं करेंगे। तो अब ये भी अगर कुछ एस्पेक्ट चला तो इसका ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा यहाँ पर गुजरात में, ऐसा मेरा मानना है। अब प्लान तो दोस्तों आप समझ ही रहे हैं कि भाजपा के चाणक्य क्या चाहते हैं, क्या प्लान है, और उस प्लान में ओवैसी साहब कहाँ फिट हो रहे हैं, कहाँ लाभ दे रहे हैं, कहाँ पर नुकसान कर रहे हैं, ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। जोशी जी ने भी उसको बहुत आसानी से समझाने की कोशिश करी। लेकिन यहाँ पर मेरा एक और सवाल है, मैं ओवैसी साहब की नीयत पर या उनकी नीति पर या वो जो मुसलमानों के बारे में लोकसभा में बोलते हैं उस पर मेरा ऐतराज़ नहीं है। कौम के बारे में बोलें, हैदराबाद में बोलें और जगह बोलें, कहीं पर कोई हादसा हो, कहीं कोई मसला हो, उस पर उन्हें बोलना चाहिए। लेकिन एक चीज़ जो समझ नहीं आती वो ये नहीं आती है कि वो ऐसी जगह पर क्यों कूद पड़ते हैं
जहाँ पर मुस्लिम पॉकेट्स हैं, सामने जो विपक्षी पार्टी है वो मजबूती से लड़ रही है, उसके वोट काटने चले गए। यानी वो जहाँ भी जाते हैं, खासकर चुनाव के समय में, आखिरी समय पे जो कदम रखते हैं, वो नुकसान हमेशा से ऐसा देखा गया है। अगर आप एनालिसिस करें तो नुकसान उस पार्टी का होता है जो बीजेपी के मुखालिफ खड़ी है, और अक्सर बीजेपी वहाँ 5,000, 7,000, 10,000 वोट से जीत जाती है। ये चीज़, ये समीकरण समझ में नहीं आता कि आखिर ये कौम की मदद कर रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं किसी को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। वो जो नीयत है वो समझ में नहीं आती। हालांकि बार बार ओवैसी साहब कहते हैं कि नहीं, उनको गलत तरीके से उनका इंटरप्रिटेशन होता है, ऐसा नहीं है कि वो बीजेपी की बी टीम है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में मेरी कोशिश रहेगी कि कुछ मुस्लिम पत्रकार जिन्होंने ज़बरदस्त रिसर्च कर रखी है ओवैसी साहब पर, मुस्लिम इशूज़ समझते हैं, ओवैसी साहब की राजनीति समझते हैं, उनसे भी आपको रूबरू कराऊंगा कि ताकि चीज़ें सही तरह से समझ में आए कि वाकई एजेंडा क्या है, वाकई ऑब्जेक्टिव क्या है, मोटिव क्या है। तो उसको अगली बार हम समझने की कोशिश करेंगे। आज बस इतना ही, और हमें देखना होगा कि आने वाले दिनों में पहले ये तय हो जाए कि MIM जो डेब्यू कर रही है, पहली बार जो विधानसभा का चुनाव लड़ रही है गुजरात में, वो कितने सीटों पर वाकई अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करती है, वो देखना पड़ेगा, और कहाँ कहाँ खड़ा कर रही है, और वहाँ पर अपोजिशन पार्टीज, कांग्रेस की क्या पोजीशन रही है पिछले चुनाव में, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, और तब तस्वीर और साफ होगी। और एक सवाल मेरा ओवैसी साहब से भी है, और मुझे उम्मीद है कि वो जवाब देंगे बजाय मुझे ट्रोल करवाने के। और मेरा सवाल ये है कि मैंने ये देखा है कि अक्सर जहाँ भी बीजेपी से बड़ी ज़बरदस्त फाइट होती है, वहाँ सारी अपोजिशन पार्टी एक छतरी के नीचे आ जाती है। जैसे मुंबई में आप देखिए, मुंबई में अंधेरी ईस्ट में जो चुनाव हो रहा है, उसमें शिवसेना उद्धव ठाकरे के समर्थन में, एक विधवा के समर्थन में वामपंथी दल भी शिवसेना के साथ खड़े हो गए, समाजवादी पार्टी भी खड़ी है, कांग्रेस भी खड़ी, NCP भी खड़ी, सारी पार्टियां खड़ी हैं। लेकिन ओवैसी साहब जो है वो थोड़ा सा इन सबसे अलग हटकर हैं। आप यूं कहते हैं कि बजाय अपोजिशन कंसोलिडेशन के, एक छतरी के नीचे आने के, सेकुलर फोर्सेस को मजबूत करने की जगह अक्सर वो जब चुनाव लड़ते हैं, मुस्लिम वोट काटते हैं, रंग में भंग करते हैं। ये रंग में भंग क्यों, और इसका लाभ किसको है? क्या बीजेपी इसका लाभ नहीं लेती? ये एक सवाल है, और मुझे लगता है ओवैसी साहब ज़रूर जवाब देंगे, या उनका कोई शागिर्द जवाब देगा, या कोई समर्थक देगा। बहरहाल ये आज का वीडियो था। आखिर में बस इतना ही कि आप अपने कमेंट्स ज़रूर भेजें, और आइडियाज़ हों वो आप ज़रूर मुझे लिखें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से कहें चैनल सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन अगर आपने क्लिक नहीं किया तो उसको क्लिक करिए, नोटिफिकेशन मिलेगा। कमेंट्स का मैं हमेशा इंतज़ार आपके करता हूँ, और कोशिश होती है जवाब देने की भी। तो आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।